पोस्टुलेट्स देखे थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पोस्टुलेट्स देखे थे। पोस्टुलेट्स देखो। तो पोस्टुलेट्स हमने देख लिए थे। हमने इक्वेशन भी लिखवाई थी शायद कुछ। PV is equals to 1/3 mn u square, व्हाट इज m? mass of molecule, मास ऑफ molecule, मॉलिक्यूल। व्हाट इज n? number of molecules, और व्हाट इज u? u क्या है, velocity है ना। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मतलब समझा रहा हूं अभी। यहां पर हमें मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड्स है वो देखनी है। तीन टाइप की स्पीड्स होती है। स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इन गैस, इन गैसियस स्टेट। ठीक है, कितने टाइप की स्पीड्स देखनी है? तीन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। दूसरी हम लोग देखेंगे एवरेज स्पीड। फिर हम लोग देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर हो रही है ना बात? तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है? इसको हम लोग URMS से डिनोट करते हैं। होती क्या है, फॉर एग्जाम्पल तीन पार्टिकल है, तो तीन पार्टिकल की स्पीड हमने ले ली फॉर थ्री पार्टिकल्स। तो थ्री पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो अलग अलग आएगी। मान लो पहले तो हम क्या करेंगे, देखो स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। तो U1 का स्क्वायर ऐड कर दो, U2 का स्क्वायर ऐड कर दो, U3 का स्क्वायर ऐड कर दो। इन तीनों का क्या निकाल लो? मीन। मीन क्या निकलेगा? 3। गॉट इट? नहीं समझ नहीं रही हो तुम? समझो। पहले स्क्वायर कर दो तीनों पार्टिकल्स की स्पीड का, फिर उसका मीन निकाल लो, फिर उसका रूट कर दो। समझे? फिर क्या कर दो? रूट। तो क्या हो गया? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। समझे कि नहीं? इस तरीके से निकाल लोगे। ये क्या हो जाएगी? URMS। समझा? अब एवरेज स्पीड क्या होती है? इट्स अ मीन, मीन स्पीड। तो मीन के लिए क्या करेंगे आप? व्हाट इज द मीन स्पीड?
एडिशन अपॉन डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एग्जैक्टली तो क्या कर दो, मीन निकाल लो, मतलब एवरेज, सो इट इज कॉल्ड यू एवरेज स्पीड, यू एवरेज। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या आ जाएगी, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा हो बेसिकली, समझे कि नहीं, तो उसमें हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डाल देंगे। गॉट इट कि नहीं, बोलो। जी। देखो यू आर एम एस जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है √3 RT एम। आर टी मतलब व्हाट इज द मीन्स ऑफ आर टी, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, हाँ वही। तो एन तो इक्वल 3 PV/m भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 3 PV/m। एम। समझ में आई बात कि नहीं, जी। कोई डाउट। नहीं। फॉर 1 मोल क्या हो जाएगा, 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ गैस, तो यहाँ पर फॉर 1 मोल ऑफ गैस यहाँ पर लिख सकते हैं हम मास बाई वॉल्यूम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 P डेंसिटी, ऐसा लिख सकते हैं हम। हाँ। ठीक है, याद रखना। गॉट इट। ठीक है, ठीक है। खाने के बाद नींद अच्छी आती है, यहाँ देखो दिमाग काम नहीं करता है, लिखने का भी मन नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं हो रहा मेरे साथ, बस थोड़ी सी नींद आ-। थोड़ी सी नींद आ रही है, देखो यहाँ पर, देखो हो तो सब रहा है लेकिन मजबूरी अब करना ही है आपको, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा, फीलिंग को बस दबाया जा रहा है और कुछ नहीं। बस यही 2 महीने हैं बस, इसी में चमत्कार कर लो, या फिर पानी पी पी कर जागा जा रहा है। चलो यार देखो, क्लियर इतनी बात, मुझे पानी पीने पे नींद नहीं आती। मुझे पता है, तभी मैं बोल रहा हूँ, मुझे सब पता है, टेंशन मत लो, मुझे सब कुछ पता है। क्लियर इतनी बात, तो इसको भी वैसा लिख सकते हैं ना, किसको, इसको मतलब √8 PV अपन पाए। हाँ हाँ बिल्कुल, और ये डेंसिटी वाला सिर्फ 1 मोल के लिए अप्लाई होगा क्या? N1 हो गया ना, क्योंकि PV इक्वल टू NRT होता है, N1 हो गया तो NRT नहीं आ रहा, समझे नहीं,
अच्छा ये सब सिर्फ वन मोल के लिए है। नहीं तो एन भी आ जाएगा ना रूट में, एन भी आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसमें स्टेटमेंट लिखना है, लिख लो मैक्सवेल प्रपोज्ड मैक्सवेल, ये मैक्सवेल ने बताई थी स्पीड्स के बारे में, इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सवेल। तो मैक्सवेल प्रपोज्ड a new term, most probable speed। सर एक मिनट, वो क्लास के मैम का कॉल है। क्लास का मैम, वो क्लासेस की मैम। क्या करना? हाँ बोल। Maxwell proposed a new term that is called most probable speed. What is most probable speed? On the basis of probability, on the basis of probable distribution of molecules, molecular speed, a graph plot, fraction of molecules, of their speeds, देखो यहाँ ग्राफ कैसे हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने ले लिया ग्राफ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड स्पीड के बीच में, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड के बीच में। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, एक ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। तो यहां पर देखा ये गया कि इसको ले लो ऐसे कुछ डॉट 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 इस तरीके से ले लो, ठीक है। दूसरा इस तरीके से ले लो, तीसरा कुछ इस तरीके से ले लो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर आता है ग्राफ, तो यहां पर देखना भाई कि ये वाला जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का है, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो देखो मैक्सिमम पे आ रही है, ठीक है। ये हमारी एवरेज स्पीड का हो गया, यू एवरेज, और यहाँ पर जो आ रही है वो आ रही है कौन सी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS। इस एरिया में ये सबसे ज्यादा आ रही है, क्या आ रही है, सबसे ज्यादा। गॉट इट? समझे नहीं समझे? तो एवरेज स्पीड मतलब बीच में ही रहेगी, ये एवरेज ही रहेगी। मोस्ट प्रोबेबल समझ लेना, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है, तो सबसे नंबर 1 पे राट डाल दोगे। रूट मीन स्क्वायर, इसको समझने के लिए बता रहा हूं मैं, तो इस तरीके से आप दिमाग में इसको बिठा सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर ये आपका लास्ट में आ जाएगा, गॉट इट। तो वैल्यू आपको दिमाग में रखनी होगी, तो इसको आप इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, इंटरप्रिटेशन कर लो। अ वेरी स्मॉल सेक्शन, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, of molecules possess
possess very high or low speed। तो ये बहुत बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल हैं जिनकी स्पीड बहुत कम है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स have speed between very high and very low, got it? Known as most probable speed, समझ में आ गया होगा अब आपको what is the means of most probable? Clear? समझा? UMP and UAV increases with temperature, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर दोनों की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर? यहां पे देखो, ये अगर इस तरीके से ग्राफ आता है तो दैट इज कॉल्ड शार्पनेस को बता रहा है ये, मतलब बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल है जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और अगर ऐसा जा रहा है मॉलिक्यूल मतलब शार्पनेस नहीं है यहाँ पर, मतलब मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है, तो हमने देखो यहाँ शार्पनेस नहीं बना पाया, ध्यान देना इसमें, इट इज शार्प। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना? क्लियर? शार्पनेस ऑफ मैक्सिमा इन कर्व decrease with increase in temperature, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे ना टेम्परेचर बढ़ने पर, तो वैल्यू बढ़ेगी उसकी एमपी की, तो शार्पनेस घट जाएगी अपने आप, ऊपर ज्यादा आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। शार्पनेस ऑफ मैक्सिमा दैट पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमा, तो शार्पनेस ऑफ मैक्सिमा जो है वो कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने पर, जो शार्पनेस है वो ऐसी नहीं रहेगी, ऐसी हो जाएगी ये, समझे ना? वो क्या लिखा आपने, शार्पनेस ऑफ मैक्सिमा इन कर्व ग्राफ, CURVE। डन। UMP जो है मोस्ट प्रोबेबल, दैट इज इक्वल टू √2RT/m, √2RT/m, याद रखना है इसको। मोस्ट प्रोबेबल क्या था, √3RT/n, सॉरी रूट मीन स्क्वायर था, रूट मीन स्क्वायर क्या था, √3RT/m। और एवरेज क्या था, √8RT/m। क्लियर इतनी बात? अगर ये पूछ लिया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, रेशियो ऑफ UMP, URMS एंड UAverage क्या होगा भाई? देखो तो MP क्या है भाई, 2RT/, ठीक है। एवरेज क्या है, एवरेज 8RT/m। 8RT/m, और
3 RT by M. √3 RT बाई M। तो इसका ना रेशियो लिख लेना भाई, ये किसका ले लिया आपने, U क्या, MP। ये किसका ले लिया, U एवरेज। ये किसका ले लिया, U RMS। ठीक, तीनों की स्पीड देख लो भाई। भैया तीनों में RT बाई M कॉमन है, हटा दो, क्या बचा यहाँ पर, √2/1। इसका क्या बचा, √8/पाई। इसका क्या बचा, √3/1। समझे, तो इसकी वैल्यू तो कितनी होगी, 1.414। समझे, और √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। इसकी बताओ जरा, √8/पाई की कितनी आएगी, कैलकुलेट करो। पेपर दे दिया, सबमिट नहीं किया था क्या आपने आज, पेपर नहीं दिया, अभी लेक्चर के बाद लिखूंगी। अच्छा दोगी, नींद में कौन, लेकर ही नहीं नहीं, मैं नींद में नहीं हूँ। पेपर देख के उड़ जाएगा। नींद गायब हो जाएगी। दुनिया में तुम्हारे जैसे ही लोग होने चाहिए, जो थोड़ा सा अपने करियर को सीरियसनेस के साथ लें। बताएं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, मैं बता रहा हूँ कीर्ति, यू आर यूनिक। आप तारीफ कर रहा हूँ मैं, इसको एक्सेप्ट कर लेना, बहुत कम तारीफ करता हूँ मैं, पता है आज तक किया मैंने। आज की तारीख नोट कर लेना और दिन। सर 0.9 आएगा। 0.99 तो नहीं है, क्या हुआ? 0.9 नहीं है, मुझे मोबाइल निकालना पड़ेगा। टू पॉइंट फाइव फोर 2.54 का रूट, किसका रूट? इट इज 1.59। कैसे आया? कैसे क्या आया, जैसे आता है देखो इधर पे, √8/3.14 करना है आपको, ये आपने किया। इसकी वैल्यू निकलेगी 2.54, इसका रूट निकलेगा 1.59। सर
√8 को अपन 2√2 नहीं लिख सकते? लिख लो लिख लो। मैंने वैसे किया, हमको अलग आया। अरे नहीं आ रहा, मैथमेटिक्स कभी अलग नहीं होती। √2 और √π नहीं मतलब होगा। मैंने डायरेक्टली 3.14 से किया। रूट नहीं एग्जैक्टली लिया। √π है ये, √π। तभी तो। होश में रहो, होश में। अब जब सबसे छोटी यूनिट इसमें है 1.414, इसको डिवाइड कर दो 414 डिवाइडेड बाय 1.414, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 1.128, इसका कितना हो जाएगा 1.224। इस रेशियो को दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये रेशियो आता रहता है, पूछा जाता है। समझे? समझे कि नहीं समझे आप लोग? हाँ समझे। डन। कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, क्यों? हेडिंग लिखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये क्लियर हो गया ना पूरा स्पीड का? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, केमिस्ट्री आगे चल रही थी और फिजिक्स आगे हो गई, कंप्लीट हो गई, ये कब हुआ, कैसे हुआ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो हम लोग का देखो, ये क्या बोल रहे थे, अ, हम लोग का 11th बाकी था, हम लोग ने डायरेक्ट 12th शुरू किया था ना, तब अपन एक साथ थे 12th के सिलेबस के साथ, बट अपना 11th बाकी था। डिफ्यूजन जानते हो? डिफ्यूजन क्या होता है? हम्म, क्या होता है? तो मुझे पता है क्या था, मैं सब वर्ड्स में नहीं। फीलिंग वो करो, फीलिंग बताओ, हिंदी में, उर्दू में, फीलिंग भी समझ जाऊंगा मैं। क्या? अनम्यूट करो पहले। मतलब अभी तो बोल फ्लो, रही थी। मतलब अरे मतलब मैं नहीं पता, मुझे पता है क्या होता है। बताओ बताओ। मतलब फ्लो करते हैं उसमें, क्या मोस्टली करते हैं? फ्लो बना, फ्लो नहीं बनाते मतलब। हम्म। सर कुछ तो करता है, मतलब रैंडमनेस बोलते हैं हम लोग उसमें, ओहो, फिजिक्स। कुछ तो सही बता दो। सर वो हम लोग रैंडमनेस क्रिएट करते हैं ना, एक अगर मॉलिक्यूल होगा उसमें। बता चुका हूं मैं ये, डिफ्यूजन डिफ्यूजन।
बैलून होता है बैलून, बैलून में जो हवा है मान लो, ठीक है, मैंने तुमने आके मेरे बैलून में सुई लगा दी, अब वो हवा धीरे धीरे निकल रही, मेरे बर्थडे पर बैलून फुलाए गए, तुमने कहा इतने बैलून क्यों फुला दिए सर के बर्थडे पर, तुमने आके सुई लगा दी, तो जो हवा धीरे धीरे, मेरे बैलून आधे पिचक गए। अब वो जो धीरे धीरे पिचके जो हवा निकली धीरे धीरे, इस चीज को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? एक पिन होल से हवा का निकलना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब आधे बैलून में तो तुमने सुई लगा दी, बचे आधे बैलून तो अपनी तुम गैंग लेकर आई, तुमने कहा आज सर के सारे बैलून फोड़ना है तुमको, सारे बैलून तुमने फुटवा दिए ऐसे फट, तो जो एकदम से बर्स्ट हो रही है और फिर एकदम से गैस गई, दैट इज कॉल्ड, ये फटने से, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझे नहीं समझे? तो हाँ, आराम आराम से एक पिन होल से गैस निकल रही है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और सडन निकली, सडन बर्स्टिंग, एंड इट goes from high concentration to low concentration, that is called diffusion। तो जो हम लोग डीओ वगैरह लगाते हैं, तो दैट इज इफ्यूजन, वो एक छोटे पिन होल से निकलती है, समझे? बैलून का फटना एकदम से, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। टायर का फटना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, हवा एक रूम से, अच्छी सी हवा दूसरे रूम में आ रही है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन, फैलना। सर बट ये प्रोसेस रैंडमनेस की वजह से ही होता है। रैंडमनेस सिर्फ ये बता रहा है भाई, जब इफ्यूजन होगा तब भी रैंडमनेस होगा, डिफ्यूजन होगा तब भी रैंडमनेस होगा। रैंडमनेस मतलब अब गैस के पार्टिकल निकल रहे हैं, यहाँ बाहर की गैस शांत थी, आ रही है, तो रैंडमनेस तो बढ़ेगी ना, ऑब्वियस बढ़ेगी, पार्टिकल आ रहे हैं एकदम से, चाहे फ्यूजन हो या डिफ्यूजन हो, पार्टिकल रैंडमनेस तो बढ़ेगी ना। तो रैंडम ऐसे मत बोलो, वो तो लॉजिकली ये सबको पता है रैंडमनेस तो बढ़ेगी। अब कहीं बम पड़ गया, लोग भागे, तो भाई रैंडमनेस तो बढ़ेगी, वो लॉजिकल है, दौड़ेगी भीड़, समझेगी? और लाइन से जा रहे हैं तब भी रैंडमनेस बढ़ रही है, एकदम से भागे तब भी रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस तो बढ़ ही रही। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, डिफ्यूजन अकर, diffusion occur when gas molecule disperse throughout the container, throughout the container, and diffusion when a gas, when a gas passes through an opening of a small hole or mean free path। क्लियर? फिर भूल जाओगी। और क्या? तो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या बोलता है? It states that when two or more non-reacting gases, when two or more non-reacting gases are in contact,
are in contact with each other, they mix spontaneously, and form a homogeneous mixture. Form a homogeneous mixture. This phenomena of mixing is called diffusion. This phenomena of mixing spontaneously मतलब अपने आप, of mixing is called diffusion. समझ में आ रहा? एक और पॉइंट में लिखवा दे रहा हूं, इसको हटा देना। ये डिफ्यूजन का है, ये भी डिफ्यूजन का है, ये पहला, ये पहला, ठीक है, क्लियर? इस तरीके से याद रखना। when a gas is allowed to escape under high pressure या under pressure through fine orifier. Orifice का मतलब छोटा सा होल, called diffusion. समझ में आ गया होगा दोनों? अब हम देखते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डन? हाँ, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या बोल रहा है अभी? अकॉर्डिंग टू Graham's law, at constant pressure and temperature, the rate of diffusion or effusion the rate of diffusion or effusion of gas is inversely proportional to square root of its vapor density or molecular mass. क्लियर इतनी बात? कोई डाउट? समझे कि नहीं समझे? तो जो रेट है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दो चीज का रेट लिया, तो यहाँ पर जो रेट है वो डिपेंड करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर डेंसिटी। तो ये गैस 1 का हो गया, ठीक है, जो गैस 1 है। दूसरी गैस जो मिल रही है उसका भी रूट ले लोगे, ये D1 कर लेना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/D2। गॉट इट? तो जो R1/R2 है, R1/R2, ये क्या हो जाएगा √D2/D1। यहाँ क्या हो जाएगा ये? अब देखो D2/D1 है मतलब मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब ये मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है यहाँ पर। क्लियर? तो ये हो जाएगा इसका। समझे नहीं समझे? सेम ही आएगा ना, ऊपर ही आएगा, क्योंकि डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। गॉट इट? बता दोगे कि नहीं? तो जो R1/R2 है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं P1/P2,
इज इक्वल्स टू m2 बाई m1। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझे? ऑल क्लियर? समझ में आ गई बात? समझा दोगे कि नहीं? हाँ सर। आगे चलूं? हाँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैस। बिहेवियर ऑफ रियल गैस। तो रियल गैस का बिहेवियर देखो, बिहेवियर ऑफ रियल गैस। तो डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। वंडरवाल गैस बेसिकली, रियल गैस मतलब वंडरवाल गैस, वंडरवाल गैस इक्वेशन, उसकी बात करेंगे हम लोग। तो वंडरवाल गैस इक्वेशन में यहां पर देखना, आइडियल गैस जो होती है, आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होती है? A gas which obey, a gas which obey, a gas, वो सब ना चार्ज। उसको तो हम आइडियल गैस बोलते हैं ना। A gas which obey the gas law या law of gaseous state, the law of gaseous state, उसको हम आइडियल गैस बोलेंगे। तो ये तो आइडियल गैस हो गई, है ना, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी होती है। समझ में आई बात की नहीं? ये हो गई आइडियल गैस। अब आइडियल गैस से क्या क्या, हाँ यहां पर एक चीज लिख लेना, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, हर जगह काम करेगी। लेकिन जब हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो यहां पर लिख लेना इसके बारे में एक दो चीज और लिख लेना, बट एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल गैस इज हाइपोथेटिकल। पता है ये चीज हाइपोथेटिकल होता है इसका कॉन्सेप्ट, इट्स अ हाइपोथेटिकल। देयर इज नो गैस which is practically ideal, which is practically ideal. So non-ideal gas are real gas. So non-ideal gas are real gases. ठीक है, समझे? Got it? ठीक है, they follow या they obey gas equation at two conditions, low pressure and high temperature, low pressure and high temperature। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो गैसेस होती है वो हमारी कैसे होती है, कैसी गैसेस होंगी? इट बिहेव एज आइडियल। ठीक है, समझे नहीं समझे? बता दोगे कि नहीं? लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो रियल गैस होती है वो आइडियल की तरीके से बिहेव करती है।
रियल गैस बिहेव एज आइडियल। ये याद रखना क्योंकि ये पूछा जा चुका है कई बार। लो पी एंड हाई टी। डन। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर लो मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर माइनस होगा, तो यहाँ पर ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बनता है रियल गैस में, और वॉल्यूम में कुछ माइनस होगा एन वी, और एनआरटी हमारा यहाँ पर रहता ही है। तो ये हमारी एक चेंज आएगा प्रेशर और वॉल्यूम में। सो इसको हम लोग बोल देंगे रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन और वंडरवाल गैस इक्वेशन। क्लियर? A and B are constant. A and B are constant. समझ में आ गई इतनी बात? कोई डाउट? अगर हम यहाँ पे ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो ये मान लो आइडियल गैस है। ये क्या है? आइडियल गैस। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो हाइड्रोजन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, हीलियम का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। बाकी और भी जो गैस है उनका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा। समझे? तो ऐसी बहुत सी गैसेस है। मान लो ये CO2 होगी, ये CH4 होगी। बस ये याद रखना हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, ये क्या है? पीवी बाई एनआरटी का रेशियो। पीवी बाई एनआरटी मतलब दैट इज Z, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम लोग ग्राफ देखेंगे यहाँ पर, प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसको दिमाग में रखना, ये हमें देखना है नेक्स्ट क्लास में। तो आपने Z को क्या बोला? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। समझाऊंगा मैं इसको और डिटेल में समझेंगे इसको। ये हो गया था आपका? कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? चलो तो हम लोग मिलते हैं। आज का टेस्ट दे दो पहले तुम, फिर देखो कल अरेंज करता हूँ क्लास, तो कल आ जाना। ठीक है, रात शाम को ही हो पाएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय सर।